नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 57 जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आने वाले सेशन में हम आपके डाउट्स को क्लियर कर देंगे। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगी फाउंडेशन कोर्स के बारे में। इस फाउंडेशन कोर्स में हम लोग यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। यहाँ पर आपको नोट्स बाइलिंगुअल प्रोवाइड की जाएगी, प्लस टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, प्लस क्लास ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो भी आपको सॉल्व कराए जाएंगे। और सेपरेट कोर्स आपके लिए लाया जाएगा सीसैट के लिए, ताकि प्रीलिम्स में आपको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। तो क्लास अगर इस फाउंडेशन कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए दो और नए कोर्सेज लेकर आया है। एक यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 टेस्ट सीरीज जिसमें कि आप लोगों को 12,000 से ज्यादा प्रश्न मिल जाएंगे, और दूसरा जो है वो यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन कोर्स है। इन दोनों कोर्स में से रिलेटेड अगर आपको किसी भी कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे आपको कांटेक्ट नंबर दिख रहा है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास का हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। यूरोप की डैन्यूब नदी निम्नलिखित में से किस राजधानी से होकर नहीं बहती है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि बोला गया है जो डैन्यूब रिवर है आपकी यूरोप में वो किस कैपिटल से होकर नहीं गुजरती है। तो सबसे पहले आपको वियना दिया है, बुडापेस्ट दिया है, बेलग्रेड दिया है और बर्लिन दिया है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर याद रखिएगा जो जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है वहां से डैन्यूब रिवर होकर नहीं गुजरती है, यहाँ पर स्प्रे रिवर देखने को मिलती है। तो आपका सही उत्तर ए हो जाएगा। अब हम लोग डैन्यूब रिवर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं। जैसे अगर आपसे एग्जाम में पूछा गया कि डैन्यूब रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है, तो आप बताएंगे डैन्यूब रिवर का जो ओरिजिन है वो जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से होता है। ठीक है, याद रखिएगा ब्लैक फॉरेस्ट रीजन से होता है। और डैन्यूब रिवर जो है वो कहाँ जाकर गिरती है? ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा ब्लैक सी में। तो डैन्यूब रिवर का जो ओरिजिन है वो भी एक ब्लैक फॉरेस्ट से हो रहा है, ब्लैक इधर भी है, और ये अपने पानी को ले जाकर कहाँ गिराती है? ब्लैक सी में गिराती है। ठीक है, जो डैन्यूब रिवर है वो अगर हम देखेंगे यूरोप के 10 देशों से होकर गुजरती है, टोटल 10 देशों से होकर गुजरती है। प्लस आप याद रखिएगा डैन्यूब रिवर के अपनी बाउंड्री ये कई कैपिटल्स के साथ भी शेयर करती है। जैसे आपके यहाँ पर पूछा गया है वियना की, अगर हम बात करेंगे क्लास, वियना किसका कैपिटल है? ऑस्ट्रिया का। यहाँ पर हमको कौन सी रिवर दिखेगी? यहाँ पर हमको डैन्यूब रिवर दिखेगी। ठीक है, बुडापेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो बुडापेस्ट किसका कैपिटल है बताइए? हंगरी का। यहाँ पर हमको कौन सी रिवर दिखेगी? यहाँ पर भी हमको डैन्यूब रिवर दिखेगी। ठीक है, इसी तरीके से बेलग्रेड की बात करेंगे, बेलग्रेड किसका कैपिटल है? सर्बिया का। यहाँ पर भी हमको कौन सी रिवर दिखती है? डैन्यूब रिवर। ठीक है, इसी तरीके से आप याद रखिएगा स्लोवाकिया के भी कैपिटल में हमें कौन सी रिवर दिखती है? डैन्यूब रिवर। ठीक है, लावा में भी कौन सी रिवर फ्लो कर रही है? डैन्यूब रिवर। तो याद रखिएगा क्लास ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, तो यहां पर ए आपका सही उत्तर है। चलिए इतनी चीज क्लियर हो गई। यहां से ये ओरिजिनेट हो रही है, ले जाके अपने पानी को ब्लैक सी में ले जाकर छोड़ रही है। ठीक है, 10 देशों से होकर ये गुजर रही है, इतनी चीज क्लियर हो गई है। साथ ही साथ मैंने आपको बता दिया कुछ ऐसे कैपिटल्स हैं जो कि डैन्यूब रिवर के पे लोकेटेड है, मतलब डैन्यूब रिवर यहां से होकर गुजर रही है। बर्लिन जो है वो किसका कैपिटल है? जर्मनी का। लेकिन यहाँ पर डैन्यूब रिवर नहीं है, यहाँ पर कौन सी रिवर है? स्प्रे रिवर है। हो सकता है एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाए ये चीज, डैन्यूब रिवर जो है वो आपकी बर्लिन में भी बहती है, इसलिए क्योंकि आप सभी को पता है डैन्यूब रिवर का जो ओरिजिन है वो ब्लैक फॉरेस्ट से हो रहा है, और ब्लैक फॉरेस्ट आपका कहाँ लोकेटेड है? जर्मनी में लोकेटेड है। इसीलिए मैं बार बार आपको ये चीज बता रही हूँ। लेकिन अब आप याद रखोगे जर्मनी का जो कैपिटल है बर्लिन, वहां पर स्प्रे रिवर है, ना कि डैन्यूब रिवर है। क्लियर क्लास? सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते हुए चलिए, अगर हम 10 देशों की बात करें जहां से डैन्यूब रिवर प्रवाहित होती है
उसमें जर्मनी आता है, ऑस्ट्रिया आता है, स्लोवाकिया आता है, हंगरी आता है, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन और मोल्डोवा। ये याद रखिएगा, ये आपके 10 कंट्रीज हैं। ठीक है, क्लियर क्लास। प्लस 5 राजधानियां में आपका बुडापेस्ट हो जाएगा, रोमानिया का, बेलग्रेड हो जाएगा, यूगोस्लाविया का, बुडापेस्ट हो जाएगा, हंगरी का, वियना हो जाएगा, ऑस्ट्रिया का, और ब्राटिस्लावा हो जाएगा स्लोवाकिया का। ये याद रखिएगा, ये दोनों ही पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं और आपके परीक्षा में डेन्यूब रिवर से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है और हो सकता है आने वाले समय में फिर से प्रश्न बन जाए, इसलिए मैंने आपसे ये रिवर डिस्कस कर ली। क्लियर है। अभी थोड़ी देर बाद एक बार और आपको रिवाइज करा दूंगी। अब देखो ब्लैक सी से रिलेटेड क्या चीज याद रखनी है कि कौन कौन सी कंट्री अपनी बाउंड्री शेयर करती है ब्लैक सी से। तो मैंने आपको बताया था कि मुझे टी और बर्गर बहुत पसंद है, तो कैसे याद रखोगे? टी से क्या हो गया? टर्की हो गया। ठीक है। बी से क्या हो गया? बोलो क्लास, बुल्गारिया हो गया। यू से क्या हो गया? यूक्रेन हो गया। ठीक है। आर से क्या हो गया? रशिया हो गया। ठीक है। जीई से याद रखिएगा जॉर्जिया हो गया। ठीक है। और एक आर से क्या हो गया? रोमानिया हो गया। तो ब्लैक सी अपनी बाउंड्री इन कंट्रीज के साथ शेयर कर रही है। टर्की, ठीक है, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, ठीक है, यहां रशिया और इधर जॉर्जिया। तो बस आप टी और बर्गर याद रखो क्लास, तो आपको आराम से याद रहेगा ब्लैक सी। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर एड्रियाटिक सी एक बार देख लो थोड़ा सा। एड्रियाटिक सी आपको इधर दिख रहा है। मैं आपको इटली के बारे में बताना चाहती हूँ। इटली ध्यान में रखना। इटली को इस तरीके से आप याद कर सकते हो, यहां पर आप ऐसे इटली बना लिया करो। ठीक है। इटली के इधर आपको एड्रियाटिक सी दिखेगी, ध्यान दो। इधर आपको टाइरेनियन सी दिखेगी। ठीक है। इधर आपको आयोनियन सी दिखेगी, ये याद रखिएगा। ठीक है। इधर एड्रियाटिक, इधर आयोनियन और इधर टाइरेनियन सी दिखेगी। आने वाले क्लास में हम लोग इटली से रिलेटेड प्रश्न को डिस्कस करेंगे, इसीलिए आज मैंने आपको बता दिया। चलो ये देखो, जर्मनी की बात जब मैंने की थी आपसे, बर्लिन इधर था ना, तो बर्लिन में आपको कौन सी रिवर दिख रही है? स्प्री रिवर दिख रही है। क्लियर। अब अगला प्रश्न देखिए क्लास, क्या दिया गया है यहाँ पर, ध्यानपूर्वक देखिएगा। बोला गया है अफ्रीका महाद्वीप यूरोप से किन स्थलाकृतिक संरचनाओं के द्वारा अलग होता है? ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप यूरोप से, बताइए अफ्रीका यूरोप से आपका कैसे अलग होता है, ये आपको बताना है। जिब्राल्टर जल संधि द्वारा, भूमध्य सागर द्वारा, उत्तरी अटलांटिक सागर द्वारा, या फिर बाबल मंडेब जल संधि द्वारा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा क्लास, आपको मैप से रिलेटेड प्रश्न है और ये प्रश्न मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है, तो अगर आपको थोड़ा समय लेना है तो आप थोड़ा समय ले सकते हैं इस प्रश्न में। यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहां पे आपका सही उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है। जिब्राल्टर जल संधि और भूमध्य सागर, तो 1 और 2 आपका सही उत्तर है। देखिए यहां पर मैं आपको मैप में दिखाती हूं, ये क्या है? ये आपका अफ्रीका है। ठीक है। इधर यूरोप है, यूरोप है। ठीक है। इधर आपको कौन सी जल संधि दिख रही है? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर क्या कर रहा है? यूरोप को अफ्रीका से अलग कर रहा है। इधर आपको स्पेन दिखेगा अगर कंट्री की बात करेंगे, इधर मोरक्को दिखेगा। ठीक है। और अगर सी की बात करेंगे तो इधर अटलांटिक ओशन दिखेगा, इधर मेडिटेरेनियन सी दिखेगा। तो क्लास बताइए यूरोप को अफ्रीका से कौन सा स्ट्रेट अलग कर रहा है? तो जिब्राल्टर जल संधि अलग कर रही है, जो कि आपका यूरोप के स्पेन को अफ्रीका के मोरक्को से सेपरेट कर रही है, याद रखिएगा। इसी तरीके से क्लास एक बार और मैप में देख लेते हैं और क्लियर हो जाए। ये जिब्राल्टर जल संधि है, इधर आपको स्पेन दिख रहा है, इधर मोरक्को दिख रहा है। मोरक्को किसका पार्ट है? अफ्रीका का पार्ट है। स्पेन किसका पार्ट है? यूरोप का पार्ट है। ठीक है। क्लियर है। और इधर आपको मेडिटेरेनियन सी दिख रही है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो भी सारे पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूं, इधर जिब्राल्टर जल संधि हो गई, इधर मेडिटेरेनियन सी हो गई। ठीक है। इधर आपका यूरोप है, इधर क्या है? एशिया है। ठीक है। इधर रेड सी है, ये याद रखिएगा। क्लियर है क्लास। तो हो सकता है कभी आपसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं, आपको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने को इस तरीके से बोल दे कि नॉर्थ टू साउथ अरेंज करिए या फिर साउथ टू नॉर्थ अरेंज करिए, ईस्ट टू वेस्ट बोल दिया जाता है या फिर वेस्ट टू ईस्ट। तो आपको डायरेक्शन भी पता होना चाहिए।
तो सबसे पहले अगर हम इधर आएंगे अफ्रीका के, तो इधर हमको क्या दिखेगा, जिब्राल्टर जल संधि दिखेगी, फिर मेडिटेरेनियन सी दिखेगी, फिर इधर आपको रेड सी दिखेगी। ठीक है, याद रखिएगा ये क्या है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, ये भी आपका मैप से रिलेटेड प्रश्न है। क्या दिया गया है, ध्यान से पढ़िएगा क्लास। यहां पर बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। ये भी चीज मैंने अभी आपको बताई है। यहां पर अगर आप मैप को ध्यान से देखेंगे तो इधर एशिया है, इधर आपको रेड सी दिख रहा है ना, और कौन सा, तो लाल सागर को हम टिक लगा दें। लाल सागर के साथ आपको और क्या दिखता है, बाबल मंडेब की जल संधि, याद रखिएगा, बाबल मंडेब की जल संधि और स्वेज कैनाल। तो एक बार मैप में देखिए, यहां पर आपका सही उत्तर सी है। इधर आप लोग देख लीजिए, ये रेड सी है, इधर आपको स्वेज कैनाल दिखेगा और इधर बाबल मंडेब की जल संधि दिखेगी। तो अब क्या याद करना है, दो चीज आपको जो मैंने पहले भी आपको बताई है, एक बार मैं बस रिवीजन करा रही हूं आपका। ये अफ्रीका है, ठीक है, इधर आपको यूरोप दिख रहा है, इधर आपको एशिया दिख रहा है, ठीक है, इधर आपको जिब्राल्टर की जल संधि दिख रही है, इधर मेडिटेरेनियन सी दिख रही है। फिर इधर देखिए, जब हम एशिया से सेपरेशन की बात करेंगे तो यहां पर आपको रेड सी दिख जाएगी, इधर बाबल मंडेब जल संधि दिख जाएगी। ठीक है, क्लियर है, और स्वेज कैनाल दिख जाएगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो यहां पर सी आपका सही उत्तर है। ये देखिए, ये आपका स्वेज कैनाल हो गया, इधर आपका रेड सी हो गया और इधर बाबल मंडेब की जल संधि हो गई। क्लियर, क्लियर क्लास। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये स्वेज कैनाल, ये रेड सी, इधर बाबल मंडेब की जल संधि। अब इसी तरीके से अगर अफ्रीका का मैप आपको दे दिया जाए तो आपको रिवाइज आप कैसे करेंगे। ये है अफ्रीका, इधर आपका है यूरोप, ठीक है, ऐसे ही आप लोग रिवाइज किया करिए। इधर है एशिया। अब यहां पर सबसे पहले जिब्राल्टर लिख लीजिए, इधर मेडिटेरेनियन सी हो गया, ठीक है, इधर आपको स्वेज कैनाल हो गया, इधर इधर क्या हो गया क्लास, इधर रेड सी हो गया, और यहां पर आप देखेंगे बाबल मंडेब, ठीक है, फिर बाबल मंडेब की जल संधि हो गई यहां पर। तो इस तरीके से आप पूरा मैप रिवाइज कर सकते हैं। देखिए क्लास, मैप जो वर्ल्ड मैप है वो बार बार अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो चीजें आपको भूल जाएगी। इसीलिए हम लोग हर क्लास में दो दो तीन तीन चीजें डिस्कस करते हुए चलेंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो अभी हम लोग इसको अगले क्लास में फिर इसको रिवाइज करेंगे ताकि थोड़ा सा आपको दिमाग में भी चीजें बैठती रहे। अब यहां पर देख लीजिए, रेड सी की हम बात करते हैं। रेड सी में यहां पर आपको इजिप्ट दिख रहा है, इधर सऊदी अरेबिया दिख रहा है, ठीक है, इधर यमन दिख रहा है, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती। इसको कैसे याद करेंगे, अभी तो मैंने आपको ब्लैक सी के बारे में बता दिया कि ब्लैक सी आपको कैसे याद करनी है। अब रेड सी आपको कैसे याद रखनी है, तो आप यस डी से याद रख सकते हैं, ठीक है। ये कोड याद रखिए, यस डी, तो आपको याद रहेगा। तो कौन कौन सा है, वाई से आपका यमन हो जाएगा, वाई से क्या हो जाएगा, यमन हो जाएगा। बोलते चलिए जहां पर भी आप लोग बैठे हुए। देखिए क्लास, भले आप लोग क्लासेस जो है वो ऑनलाइन देखते हैं, स्पीड तेज करने पर देखते हैं, लेकिन जब मैं चीजें बोला करूं तो कहीं पर भी आप बैठे रहेंगे तो खुद जब उन चीजों को बोलेंगे बार बार तो आपको लगेगा कि आपके दिमाग में चीजें बैठ रही है। जैसे मैंने ब्लैक सी बोला तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि मैं टी बर्गर की बात कर रही हूं, ब्लैक सी टी बर्गर। जैसे मैंने ब्लैक सी बोला, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि मैं डेन्यूब रिवर की बात कर रही हूं, और जैसे ही मैं बोलूंगी डेन्यूब रिवर, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि इसका ओरिजिन कहां से हो रहा है, ब्लैक फॉरेस्ट से हो रहा है। और जैसे ही ब्लैक फॉरेस्ट कहां पर है, जर्मनी में है। तो ये सारी चीजें जब आप रट लोगे ना, मतलब ये रट जाएगी आपको। लेकिन कैसे रटेगी, जब बार बार प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, और मेरे साथ बोलोगे ना तो दिमाग में आपके बैठती जाएगी, ज्यादा अच्छे से, ज्यादा लंबे समय तक रहेगा। तो यहां पर देख लीजिए, रेड सी की हम बात कर रहे हैं, यहां पर यमन हो गया, इधर इरिट्रिया हो गया, ठीक है, फिर इधर आपका क्या हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, ठीक है, फिर सूडान हो गया, फिर जिबूती हो गया और इजिप्ट हो गया, ठीक है क्लास। तो यहां पर अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस चीज का।
मैं रेज कर दे रही हूं, आप कर लीजिए। इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, येमेन, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती। यस जी। ब्लैक सी को कैसे याद रखेंगे? टी बर्गर, यहां पे याद रखिएगा, टी बस आपका टर्की के लिए है और जीई जो है वो जॉर्जिया के लिए है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ब्लैक सी में आपका जीई जो है वो जर्मनी के लिए है। अगर जर्मनी के लिए होता तो डेन्यूब रिवर जो है वो यहां पर आके नहीं गिरती। ठीक है, ये याद रखिएगा। जीई यहां किसके लिए है? जॉर्जिया के लिए है। मैं ये भी पॉइंट आपको बता देती हूं कि एग्जामिनेशन हॉल में आप ट्रिक से तो याद कर लोगे, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जब प्रेशर में बैठोगे तो जीई में याद आएगा कि जर्मनी था कि जॉर्जिया था, जर्मनी था कि जॉर्जिया था, ऐसी कंफ्यूजन होती है। और एग्जामिनर जो आपका क्वेश्चन सेट करेगा उसमें सबसे पहला ऑप्शन जर्मनी ही देगा, ताकि जैसे स्टूडेंट देखे ए जर्मनी वो तुरंत टिक लगा के चले आए। लेकिन नहीं, आपको याद रखना है, जब हम ब्लैक सी की बात करेंगे तो यहां पर जो जीई है वो जॉर्जिया के लिए है, जर्मनी के लिए नहीं है। लेकिन ब्लैक फॉरेस्ट की बात करेंगे तो ब्लैक फॉरेस्ट आपका जर्मनी में है। कुछ चीजें याद हो रही है? क्लास हो रही होगी आशा करती हूं। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आप लोग। चलिए अब आगे के प्रश्नों को हम देखते हैं क्या दिया गया है यहां पर। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। वेयर वॉज द मिट्टी बचाओ सेव द सॉइल मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया? भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ था? तो थाने, महाराष्ट्र, मैसूर, कर्नाटक, दरभंगा, बिहार, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। तो ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या होगा? तो बताइए, मिट्टी बचाओ आंदोलन सेव द सॉइल मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया कहां पे स्टार्ट हुआ था? ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है क्लास। तो ध्यान दीजिएगा कि जो मिट्टी बचाओ आंदोलन था वो होशंगाबाद महाराष्ट्र से होशंगाबाद मध्य प्रदेश से स्टार्ट हुआ था। तो यहां पर आपका सही उत्तर जो है वो है डी। आगे का अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगले प्रश्न को ध्यान दीजिए। क्रिसिल रेटिंग एजेंसी के संदर्भ में दिए गए कथनों में से सत्य कथन आपको बताना है। तो यहां पर अगर हम क्रिसिल की बात करें तो क्रिसिल के बारे में याद रखिएगा आप, ये क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका पूरा फुल फॉर्म है। यहां पर मैं लिख भी देती हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो ये आपका क्रिसिल का फुल फॉर्म है। तो बताइए, ये एक रेटिंग एजेंसी है, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। पहला ऑप्शन दिया गया है इट इज इंडियाज ओल्डेस्ट रेटिंग एजेंसी, तो ये आपका सही है। ठीक है, इट वॉज एस्टैब्लिश इन 1997, नहीं, ये आपका गलत है। क्रिसिल वॉज एस्टैब्लिश इन 1987, याद रखिएगा। तो यहां पर ओनली वन इज द राइट आंसर, ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखें। निम्नलिखित समितियों में से कौन कौन से युग सुमेलित हैं? तो यहां पर एल.के. झा समिति संशोधित मूल्य वर्धित कर के बारे में यहां पर दिया गया है। रेखी समिति के बारे में प्रत्यक्ष कर दिया गया है। तो बताइए यहां पर आपका सही उत्तर कौन सा है? कमिटीज की बात की गई है और बोला गया है कौन सा कमिटी आपका करेक्टली मैच्ड है। तो एल.के. झा कमेटी की बात हम करेंगे तो ये आपका मॉडिफाइड वैट से रिलेटेड है। हाँ है, ये बिल्कुल सही है। रेखी समिति की अगर हम बात करेंगे क्लास, तो रेखी समिति बताइए किससे रिलेटेड है? ये आपका अप्रत्यक्ष कर से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स दिया गया था, ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड थी। ठीक है, तो यहां पर ओनली वन इज द राइट आंसर, तो ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहां पर एक बार देख लीजिए क्लास, रंगराजन कमेटी जो है वो विनिवेश से रिलेटेड है। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट से। नरसिम्हन कमेटी की हम बात करेंगे तो ये फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म से रिलेटेड है। केलकर कमेटी की बात करेंगे, ये टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड है। मल्होत्रा कमेटी की बात करेंगे, ये इंश्योरेंस रिफॉर्म से रिलेटेड है। आबिद हुसैन कमेटी की अगर हम बात करेंगे तो ये लघु उद्योग से रिलेटेड है। बेसल कमेटी की अगर हम बात करेंगे तो ये बैंकिंग सुपरविजन से रिलेटेड है। तो ध्यान दीजिए, रंगराजन समिति विनिवेश से रिलेटेड है। नरसिम्हन समिति वित्तीय क्षेत्र में सुधार से रिलेटेड है। केलकर कमेटी जो है वो आपका कर सुधार से रिलेटेड है। मल्होत्रा समिति जो है वो बीमा सुधार से रिलेटेड है। आबिद हुसैन जो समिति है वो लघु उद्योग से रिलेटेड है। बेसल समिति जो है वो बैंकिंग पर्यवेक्षण से रिलेटेड है। यहां पर आगे हम देखते हैं,
दीपक पारेख कमेटी की जब हम बात करेंगे, इसका मेन पर्पस क्या है? टू रिवाइव द यूटीआई। हनुमंत राव कमेटी की हम बात करेंगे तो ये फर्टिलाइजर से रिलेटेड है। राजा चिलैया कमेटी टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड है। रेखी कमेटी इनडायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड है। टंडन कमेटी जो है वो आपका कैपिटल फाइनेंसिंग बाय बैंक से रिलेटेड है। तारापुर कमेटी जो है वो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी से रिलेटेड है। बागुल कमेटी जो है वो मनी मार्केट इन इंडिया से रिलेटेड है। तो ये कुछ कमिटीज हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती है, क्योंकि देखा गया है इकोनॉमी में आपसे जो प्रश्न पूछा जाता है वो कमिटीज से रिलेटेड पूछा जाता है, जिसमें केलकर कमेटी के बारे में कई बार पूछा गया है, आबिद हुसैन कमेटी के बारे में कई बार पूछा गया है, बेसल कमेटी के बारे में कई बार पूछा गया है, मल्होत्रा कमेटी के बारे में भी पूछा गया है। यहां पर देख लीजिए, रेखी कमेटी इंपॉर्टेंट, कई बार तारापुर कमेटी के बारे में भी आपसे पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से जीवी रामाकृष्णन कमेटी की बात करेंगे तो ये भी विनिवेश से रिलेटेड है, डिसइन्वेस्टमेंट से। गायपोरिया कमेटी की बात करेंगे तो ये आपका प्राथमिक सहकारी बैंकों में ग्राहक सेवाओं सुधार से रिलेटेड है। जे.आर. वर्मा समिति की बात करेंगे तो ये चालू खाता आगे बढ़ाने का अभ्यास से रिलेटेड है। और जानकी रमन समिति की बात अगर हम करेंगे तो ये आपका प्रतिभूति लेन देन से रिलेटेड है। आगे देखते हैं, कमिटीज देख लीजिएगा क्लास, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ये जो प्रश्न है ये आपका बैटल से रिलेटेड है। तो बताइए, बिलग्राम का युद्ध, सरनाल का युद्ध, धर्मत का युद्ध, जजायू का युद्ध, तो बताइए यहां पर कौन सा युद्ध किस समय हुआ है? क्लास हमेशा ध्यान दीजिए, एग्जाम का जो पैटर्न है उसको समझने का प्रयास करिए कि आपके पेपर में किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और मैंने आपको कई बार बोला है कि अब देखा जाता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्रश्नों को पूछा जा रहा है, कि आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में बैटल के बारे में बताइए, युद्ध के बारे में बताइए, या फिर आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो कमिटीज आपकी फॉर्म हुई है उनको अरेंज करिए ना। तो आप तैयार रहिए इस तरीके के प्रश्नों के लिए भी। अब देखिए, यहां पर सरनाल, बिलग्राम, धर्मत और जजायू युद्ध के बारे में हम देखते हैं। जो आपका सबसे पहले सरनाल युद्ध है वो किसके किसके बीच में हुआ था? वो अकबर और अफगान के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1561 के समय में हुआ था। बिलग्राम युद्ध की बात करेंगे तो ये आपका शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ था, और ये कई बार पूछा गया है। बिलग्राम युद्ध किसके मध्य में हुआ था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य में। कब हुआ था? तो ये 1540 में हुआ था। धर्मत के युद्ध की अगर हम बात करेंगे तो ये दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य हुआ था। कब हुआ था? 1658 में। और जजायू युद्ध की बात करेंगे तो ये आपका औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो उनके उत्तराधिकारी थे उनके मध्य हुआ था। तो ये औरंगजेब की मृत्यु के बाद, औरंगजेब की मृत्यु 1707 के बाद हुई है। तो मैं आपको यहां पर एक चीज क्लियर करना चाहती हूं, हो सकता है कि आपको डायरेक्ट जो मतलब आपको डेट जो है, डेट या ईयर एग्जैक्ट ना याद, लेकिन अगर आपको इतना पता है कि बिलग्राम का युद्ध हुआ है हुमायूं के मध्य और शेरशाह के मध्य, ठीक है। और जब हम बात करते हैं बिलग्राम के युद्ध के बाद सरनाल के युद्ध की, तो ये अकबर के मध्य, तब भी आप अरेंज कर सकते हैं ना। हुमायूं पहले होगा, फिर अकबर होगा, उसके बाद औरंगजेब होगा, और औरंगजेब के बाद जो उसके उत्तराधिकारियों में युद्ध हुआ है वो होगा। तो आप इस तरीके से भी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए आपका सही उत्तर हो जाएगा क्लास। यहां पे एक बार हम लोग देख भी लेते हैं। देखिए, बिलग्राम का युद्ध 1540 में, सरनाल का युद्ध 1572 में। यहां पर देख लीजिए, सरनाल का युद्ध यहां पर मैंने 1561 लिखा है, यहां पे 1572 कर लीजिए, इसके अनुसार है, ठीक है। फिर उसके बाद धर्मट का युद्ध 1658 में, और फिर यहां पर जजायू का युद्ध 1707 में। क्लियर क्लास? चलिए आगे बढ़े। यहां पर देख लीजिए आप, बिलग्राम 1540 किसके मध्य? हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य। ये पूछा गया प्रश्न है। सरनाल का युद्ध 1572 में किसके मध्य? मुगलों और मोहम्मद हुसैन मिर्जा के मध्य। उधर अगर आप देखेंगे तो उस समय अकबर का शासन था, ठीक है। फिर धर्मट के युद्ध की अगर हम बात करेंगे तो 1658 में दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य, ठीक है। और जजायू के युद्ध की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये हुआ था कि मुगल सिंहासन के उत्तराधिकारी में मतलब कौन होगा, ठीक है। तो ये 1707 के बाद हुआ है। चलिए क्लास, इस प्रश्न को देखते हैं। एक तरफ आपको ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद दिया गया है, दूसरी तरफ आपको ईयर दिया गया है। तो यहां पर ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद कब साइन की गई थी?
बक्सर के युद्ध के बाद, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। उसके बाद 1765 में ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई। किसके किसके मध्य? अंग्रेज व शाह आलम द्वितीय के मध्य। तो यहां पर एक आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 दो जगह आपको दिया गया है। मैंगलोर के युद्ध की अगर हम बात करेंगे तो ये कब हुआ है आपका? बताइए, ट्रिटी ऑफ मैंगलोर आपकी कब साइन हुई है? 1784 में, जब एंग्लो मैसूर वॉर हुआ है टीपू सुल्तान के समय में, ठीक है। और ये साइन किसके किसके मध्य हुई है? अंग्रेज और टीपू सुल्तान के मध्य हुई है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहां पर बी का आपका 1784 तो 2 हो जाएगा। दोनों जगह दिया गया है। ट्रिटी ऑफ सालबाई की बात करेंगे तो ये आपका 1782 में साइन हुआ है। किसके किसके मध्य? अंग्रेज और मराठाओं के मध्य। और मद्रास संधि की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका 1769 में, जो कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में साइन हुई थी, ट्रिटी ऑफ मद्रास, किसके किसके मध्य? अंग्रेज और हैदर अली। आपको पता होगा कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो था उसमें कौन था? उसमें हैदर अली था, ठीक है। और हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य ट्रिटी ऑफ मद्रास साइन हुई थी 1769 में। सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध की जब हम बात करते हैं तो उस समय हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और उनके बेटे टीपू सुल्तान रहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। फिर थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में भी कौन रहता है? टीपू सुल्तान रहते हैं। और बाद में आपको पता है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु भी हो जाती है। तो यहां पर आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सी आपका सही उत्तर है। ध्यान दीजिएगा क्लास। यहां पर अगर आपको ईयर देखना है और किसके किसके मध्य कौन कौन सी ट्रिटी साइन हुई है तो वो आप यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, इन सबसे रिलेटेड प्रश्न आपके परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। तो थोड़ा सा मैं एक बार आपको रिवाइज करा देती हूं। आज सबसे पहले एंग्लो मैसूर वॉर, इसको ध्यान दीजिएगा। एंग्लो मैसूर वॉर की हम बात करते हैं, इसको नोट डाउन करिए। सबसे पहले 1767 से 1769 तक आपका फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर चला था, जो कि किसके किसके मध्य हुआ था? मैंने आपको अभी बताया, एक तरफ हैदर अली था, ठीक है, और दूसरी तरफ कौन था? दूसरी तरफ आपका अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स थे। और इसमें कौन सी ट्रिटी साइन हुई थी? मद्रास ट्रिटी। याद रखिएगा क्लास, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। दूसरी वॉर की बात करते हैं, एंग्लो मैसूर वॉर की। आपको मैंने बताया जो हैदर अली हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, हैदर अली मर जाते हैं। अब कौन है? मैसूर की तरफ से टीपू सुल्तान है। और इधर आपकी कौन सी ट्रिटी साइन होती है? ये तो ट्रिटी ऑफ मद्रास हो गया पहली। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर की हम बात करेंगे तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ट्रिटी ऑफ मैंगलोर हो गया। मैं लिख दे रही हूं क्लास, लिखते भी चलिए अगर आपको लिखना है तो। ट्रिटी ऑफ मैंगलोर की बात होती है कब? 1784 में होती है। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर की बात करेंगे तो कौन कौन है? टीपू है, टीपू सुल्तान है एक तरफ, और दूसरी तरफ ओपोनेंट में कौन है? ब्रिटिशर्स हैं, मराठा है और निजाम है। तो यहां पर हम देख सकते हैं मराठा, निजाम और ब्रिटिशर्स मिलकर टीपू सुल्तान को हराने का प्रयास करते हैं और टीपू सुल्तान को हराते भी हैं। और यहां पर आपकी कौन सी ट्रिटी साइन होती है? ट्रिटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। ठीक है। और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर की जब हम बात करेंगे, फोर्थ की, तो यहां पर आप याद रखिएगा कि यहां पर टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। तो इतनी चीजें याद रखेंगे आप लोग। ये कब हुआ है? 1799 में ये हुआ है। ईयर इंपॉर्टेंट है क्लास। सबसे पहले यहां पर आप याद रखेंगे कि ये 1767 से 1769 का समय है, यहां पर 1784 का समय है, और श्रीरंगपट्टनम की हम बात करेंगे तो ये आपका 1792 का समय है। अगर थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर को देखेंगे तो 1790 से 1792 का समय है। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए क्लास। मैं बार बार चीजों को इसलिए रिपीट करती हूं ताकि आपको दिमाग में बैठता भी चाहे चीज। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन आपको चुनना है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है?
तो इट इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप. It was established in 1956. Its main objective is to encourage private investment in member countries. तो बताइए, यह विश्व बैंक समूह की एक संस्था है. इसकी स्थापना 1956 में हुई थी. इसका मुख्य उद्देश्य देशों में निजी निवेश को प्रोत्साहन प्रदान करना है. तो यहां पर जितने भी स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन से रिलेटेड, वो आपके बिल्कुल सही हैं. ये डायरेक्ट प्रश्न है, डी आपका सही उत्तर है. अगला प्रश्न देखिए. 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर पर अधिकतम से कम की ओर व्यवस्थित करिए. तो चलिए, यहां पर डिकेडल ग्रोथ की बात की गई है. क्लास समय लेना है तो आप ले सकते हैं. यहां पर अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा डिकेडल ग्रोथ जो है वो हमको गौतम बुद्ध नगर में दिखती है, फिर गाजियाबाद में, फिर श्रावस्ती में, ठीक है, फिर उसके बाद बहराइच में. तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2, 4, 3. यहां पर एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. देखिए, गौतम बुद्ध नगर में 10 की जनसंख्या वृद्धि जो है वो 49.1% है. गाजियाबाद की 10 की जनसंख्या वृद्धि 41.3% है. श्रावस्ती की 10 की जनसंख्या वृद्धि जो है वो 30.5% है और बहराइच की 10 की जनसंख्या वृद्धि जो है वो 29.3% है. तो यहां पर आपका सही उत्तर डी हो जाएगा. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. क्योटो प्रोटोकॉल. आजकल क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं और डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल आपका कब आया या क्योटो प्रोटोकॉल किस चीज से रिलेटेड है. थोड़ा स्टेटमेंट वाइज प्रश्न बनते हैं. तो चलिए देखते हैं. क्योटो प्रोटोकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन आपको चुनना है. क्योटो प्रोटोकॉल 2002 में लागू हुआ था. इस प्रोटोकॉल की प्रारंभिक प्रतिबद्धता अवधि 2008 और 2012 की मध्य है. तो बताइए, आपको पता है जब भी हम क्योटो प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? हम ग्रीन हाउस गैसेस की बात करते हैं. ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करने की बात करते हैं. क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था? 1997 में आया था. और लागू कब से हुआ? इनफोर्स कब से हो गया? 2005 से. वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लीजिए. तो पहला स्टेटमेंट जो दिया गया है ये तो आपका गलत हो गया, इसमें 2002 दिया गया है. दूसरा स्टेटमेंट देखिए, इस प्रोटोकॉल की प्रारंभिक प्रतिबद्धता अवधि 2008 और 2012 की मध्य है. तो ये आपका सही है. 2008 से 2012 के मध्य अगर हम देखेंगे तो आपका फर्स्ट फेज है ये, ठीक है, और 2013 से 2020 जो है वो आपका सेकेंड फेज है. तो दूसरा स्टेटमेंट तो सही है क्लास, लेकिन पहला गलत है. और इस प्रश्न में आपसे बोला गया है कौन सा फॉल्स है, याद रखिएगा. तो यहां पर आपका सही उत्तर ए हो जाएगा इस वजह से. इसी तरीके से हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की जब बात करते हैं तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप सभी को पता है कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस से रिलेटेड है, जो कि आपका कब ऑफिशियल हुआ था? 1987 में. और इफेक्टिव कब हुआ था? 1989. याद रखिएगा, 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आया है जो कि आपका इन्फोर्स हुआ है 2005 में. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आया है, इन्फोर्स हुआ है 1989 में. ये देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट. रामसर कन्वेंशन की बात करेंगे, 1971 में स्टैब्लिशमेंट हुआ है. किससे रिलेटेड है? वेटलैंड से रिलेटेड है. स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001. साइट्स की बात हम करते हैं तो ये 1973, ठीक है. इनलीगल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज की बात यहां पर की जाती है. कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992, बॉन कन्वेंशन 1979, वियना कन्वेंशन 1985, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, क्योटो प्रोटोकॉल 1997, नगोया प्रोटोकॉल 2010, किगाली अमेंडमेंट 2016, मिनामाता कन्वेंशन मरकरी से रिलेटेड है 2013 और रॉटरडैम कन्वेंशन 1998. इसको क्या करना है? इसको नोट डाउन कर लेना है. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर प्रश्न पूछ लिया परीक्षा में तो क्या करोगे? आराम से अरेंज कर लोगे. ठीक है क्लास. तो ये कुछ पॉइंट्स है जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न रिपीट होते हैं, लेकिन हो सकता है थोड़ा लेवल अब ना बढ़ा दिया जाता है, घटा दिया जाता है, वो उस पर डिपेंड करता है.
आपको नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर लीजिए। यहां पर मैं आपको एक चीज और बता दूं जो आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए, स्लाइड में नहीं दिया है। जैसे हम आर्द्र भूमि की बात करते हैं ना वेटलैंड में, वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से जब हम बात करते हैं साइट्स की, तो यहां पर हम इनडेंजर्ड स्पीशीज जो हैं उनके इलीगल ट्रेड को रोकने की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? इलीगल स्पीशीज, अरे जो इनडेंजर्ड स्पीशीज है उनका इलीगल ट्रेड ना हो पाए। ठीक है, आपको पता है कहीं एक जगह जो इनडेंजर्ड स्पीशीज है उनको मार दिया गया, उनके दांतों को बेचा जा रहा है, उनके चमड़ों को बेचा जा रहा है, उनके फेदर्स को बेचा जा रहा है दूसरे देशों में, तो ये सब चीजें ना हो पाए। बॉर्न कन्वेंशन की बात करें तो ये आपका माइग्रेटरी स्पीशीज से रिलेटेड है। कुछ ऐसे स्पीशीज होते हैं ना, जैसे हम बर्ड्स की बात करें, साइबेरियन पक्षी की, आप देखेंगे साइबेरियन पक्षी आपको बनारस घाट में दिखेंगे। ठीक है, गंगा जी पे बहुत सुंदर लगता है जब आप जाओ वहां पर सुबह के टाइम, नवंबर दिसंबर ठंड के समय, तो ये साइबेरिया छोड़कर इधर गंगा जी में आपको देखने को मिलते हैं। माइग्रेटरी, एक देश से दूसरे देश में ये ट्रेवल करते हैं। माइग्रेटरी स्पीशीज किससे रिलेटेड? बॉर्न कन्वेंशन से 1979। इसी तरीके से वेना कन्वेंशन जो है ना, ये आपका ओजोन से रिलेटेड है, ओजोन लेयर प्रोटेक्शन से। याद रखिएगा, वेना कन्वेंशन 1985 में आया है क्लास, और वेना कन्वेंशन के अंतर्गत ही आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया है। कब? 1987 में, जो कि इन्फोर्स हुआ है 1989 में। याद रखिएगा, तो वेना कन्वेंशन के बाद आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया है 1987 में। पहले 1985 में वेना कन्वेंशन आई है जो कि ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने की बात करती है, और हम लोग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस की बात करते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल की बात करेंगे तो क्या बात करेंगे? ग्रीन हाउस गैसेस की। याद रखिएगा, ठीक है, जो पॉइंट्स बता रही। रॉटरडैम कन्वेंशन की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर हैजार्डस केमिकल की बात की गई है, पेस्टिसाइड्स की बात की गई है। ठीक है, लिख लो कि हैजार्डस केमिकल पेस्टिसाइड्स की ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। मिनामाता कन्वेंशन की बात करेंगे तो ये मरकरी से रिलेटेड है। बताओ, याद रखोगे सब जो बता रही हूं? किगाली अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? ये भी आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। याद रखिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड है किगाली अमेंडमेंट। यहां पर एक चीज मैं ड्रॉ कर रही हूं, उसको ध्यान देना क्लास। वेना कन्वेंशन आया था कब? बोलो, 1985 में। किस लिए? ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, क्लियर? फिर इसी के तहत आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया कब? 1987 में। किस चीज के लिए? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के बारे में बात की गई, और इसी में एक अमेंडमेंट किया गया, किगाली अमेंडमेंट। कब? 2016 में, जिसमें क्या बोला गया कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को, HFC को भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत रखना चाहिए। ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को भी ऐड करने की बात की गई अंडर द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। याद रहेगा? बताओ, बोलो क्लास। चलो, यहां पे एक चीज और आपका बचा है, स्टॉकहोम कन्वेंशन। स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है वो आपका POP से रिलेटेड है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। क्लियर? स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट लो। एक बार मैं फिर से आपको जल्दी से बता दूंगी, बस जो मैं बोल रही हूं उसको नोट डाउन करते हुए आप लोग चलिए। ठीक है, जो मैं आपको बताने जा रही हूं उसको आप लोग नोट डाउन करते हुए चलेंगे। चलिए, अब ध्यान दीजिए। रामसर कन्वेंशन 1971 वेटलैंड से रिलेटेड है, आर्द्रभूमि से रिलेटेड है। 2 फरवरी को हम लोग वेटलैंड डे मनाते हैं। स्टॉकहोम की जब हम बात करेंगे, स्टॉकहोम आपका किससे रिलेटेड है? पॉप से रिलेटेड है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से, ये वेटलैंड से। ठीक है, साइट्स जो है वो किससे रिलेटेड है? इलीगल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज को रोकने से, इनकी ट्रेडिंग ना हो। ठीक है, ये याद रखिएगा।
कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी की बात करेंगे क्लास, तो ये बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड है, जैव विविधता को संरक्षण प्रोवाइड करने के लिए। बॉर्न कन्वेंशन की अगर क्लास हम बात करेंगे तो यहां पे याद रखिएगा ये माइग्रेटरी स्पीशीज से रिलेटेड है, नोट डाउन कर लीजिए जो बता रही हूं मैं। वेना कन्वेंशन की बात करेंगे, ओजोन से रिलेटेड है। मॉन्ट्रियल ओजोन से रिलेटेड है। क्योटो ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड है। नगोया प्रोटोकॉल जो आपका है वो किससे रिलेटेड है, यहां पर आपको जेनेटिक रिसोर्सेज से रिलेटेड है, इसको ध्यान दीजिएगा, जेनेटिक रिसोर्सेज से रिलेटेड है। ऐसे ही लिख लीजिए कि गाली अमेंडमेंट ओजोन से रिलेटेड है। मिनामाता मरकरी से रिलेटेड है। और रॉटरडैम जो है क्लास वो किससे रिलेटेड है, हैजार्डस केमिकल और पेस्टिसाइड की ट्रेडिंग को रोकने के लिए। ठीक है, क्लियर, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, यहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अर्थ आवर डे भारत में प्रतिवर्ष किस माह में आयोजित किया जाता है, तो बताइए। ये आपका आयोजित किया जाता है मार्च में। डी जो है वो आपका सही उत्तर है। अर्थ आवर डे जो है वो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर WWF द्वारा आयोजित किया जाता है। एक बार आपकी परीक्षा में पूछा गया था कि WWF के लोगो में कौन सा जानवर है, तो आप याद रखिएगा पांडा। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, याद रहेगा पांडा है। चलो अगला प्रश्न देखें, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती प्रदेशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन आपको चुनना है। नेपाल से उत्तर प्रदेश के 7 जिले सीमा बनाते हैं। सॉरी क्लास, आगरा और इटावा राजस्थान से सीमा बनाते हैं। सोनभद्र छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करता है। तो आपका सही उत्तर यहां पे क्या हो जाएगा, पहला आपका बिल्कुल सही है। अगर हम देखें उत्तर प्रदेश के मैप को तो 7 जिले जो हैं वो सीमा बनाते हैं। अभी मैं मैप में आपको क्लियर भी कर देती हूं, क्लियर करते हुए चलते हैं। ये देखिए, ये नेपाल दिख रहा है आपको, ये उत्तर प्रदेश का मैप दिख रहा है। इधर पहला पीलीभीत सॉरी क्लास, दूसरा लखीमपुर खीरी, तीसरा बहराइच, चौथा श्रावस्ती, पांचवा बलरामपुर, छठवां सिद्धार्थनगर, सातवां महाराजगंज। तो ये 7 जिले ऐसे हैं जो कि नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। फिर उसके बाद देखें, दूसरा आगरा एंड इटावा शेयर अ बॉर्डर विथ राजस्थान। तो बताइए, तो यहां पर आपका आगरा और इटावा दिया है। आगरा और मथुरा जो हैं वो अपनी बॉर्डर को शेयर करते हैं राजस्थान के साथ। देख लिया इसको हम लोग, ये आपको राजस्थान दिख रहा है क्लास, इधर मथुरा दिख रहा होगा, इधर आगरा दिख रहा होगा। ठीक है, तो दूसरा आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा देखिए, सोनभद्र शेयर अ बॉर्डर विद छत्तीसगढ़। यहां पर देख लीजिए, मैंने आपको पहले ही बताया है, सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो कि अपनी बाउंड्री छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश 4 राज्यों के साथ शेयर करता है। तो बताइए, सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो कि अपनी बाउंड्री किसके साथ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के साथ शेयर करता है। तो ये आपका सही हो गया। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, क्लियर क्लास। कहीं पर भी अगर आपको जरूरत लगे कि वीडियो को पॉज करने की आवश्यकता है तो आप खुद वीडियो को पॉज करके अपने अनुसार प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। ये देख लीजिए एक बार मैप आप लोग फिर से क्लियरली, एकदम क्लियर देखिएगा। ये नेपाल है। नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के कितने जिले अपनी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। क्लियर हो गया होगा। यहां पर आपको सोनभद्र दिख रहा है। सोनभद्र अपनी बाउंड्री बिहार के साथ, झारखंड के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ और मध्य प्रदेश के साथ शेयर कर रहा है। इधर आपको राजस्थान दिख रहा होगा। राजस्थान के साथ उत्तर प्रदेश का मथुरा और आगरा अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है।
और इधर आपको ललितपुर दिख रहा है क्लास। ललितपुर एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है यूपी का जो कि अपनी बाउंड्री यूपी के एकमात्र डिस्ट्रिक्ट के साथ ही शेयर कर रहा है और वो है झांसी। अब एक बार हम लोग देख लेते हैं यहां पर जो मैंने आपको बताया, अभी इतने ही पॉइंट्स याद रखिएगा क्लास कि जब राजस्थान हो गया तो मथुरा आगरा हो गया, इधर ललितपुर हो गया, इधर सोनभद्र हो गया, ठीक है। इधर अगर बिहार से बात करें तो कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर और चंदौली और सोनभद्र अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। नेपाल वाला याद रखिएगा, राजस्थान में मथुरा और आगरा अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा है राजस्थान के साथ। ललितपुर जो है एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि यूपी के एकमात्र डिस्ट्रिक्ट के साथ ही अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है और वो है झांसी, ठीक है। और सोनभद्र 4 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। एक तरफ आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दी गई है, दूसरी तरफ आपको दिया गया है किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो यहां पर सबसे पहले किशनपुर दिया गया है, तो किशनपुर वनजीव विहार कहां पर है, तो ये आपका है लखीमपुर खीरी में, ए का 4th हो जाएगा। रानीपुर की जब हम बात करेंगे तो रानीपुर कहां पर है, ये चित्रकूट में है। महावीर स्वामी की हम बात करेंगे तो ये ललितपुर में है और कछुआ जो है वो वाराणसी में है, तो यहां पर आपका सही उत्तर डी हो जाएगा। यूपी स्पेशल के ये प्रश्न आरओ एआरओ में पूछे जा सकते हैं और पीसीएस में भी पूछे जा सकते हैं। यहां पर देख लीजिए, हस्तिनापुर वनजीव विहार की जब हम बात करेंगे तो ये आपका मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर में आपका फैला हुआ है। राष्ट्रीय चंबल वनजीव विहार आगरा, इटावा में। पीलीभीत जो वनजीव विहार है वो पीलीभीत में है। कैमूर वनजीव विहार की बात करेंगे तो ये मिर्जापुर और सोनभद्र में है। सुहेलवा वनजीव विहार की बात करेंगे तो बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती। सोगी बरवा वनजीव विहार की बात करेंगे तो महाराजगंज। कतनिया घाट बहराइच में है। रानीपुर वनजीव विहार बांदा, चित्रकूट में है। किशनपुर लखीमपुर खीरी में है। चंद्रप्रभा चंदौली में है। पार्वती अरंगा जो परीक्षा में पूछा गया था गोंडा में है। कछुआ वनजीव विहार वाराणसी में है। महावीर स्वामी वनजीव विहार ललितपुर में है और विजय सागर वनजीव विहार महोबा में है। पटना वनजीव विहार आपका एटा में है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थल जैन धर्म के 13वें तीर्थंकर विमलनाथ की जन्मस्थली है, तो विमलनाथ की जन्मस्थली कहां पर है बताइए। सोरो, काम्पिल, मगहर या फिर कांकड़ी, तो यहां पर आपका सही उत्तर है काम्पिल, बी आपका सही उत्तर है इस प्रश्न का। यहां पर देख लीजिए, काम्पिल उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में स्थित है और महाजनपद के काल में यह दक्षिणी पांचाल की राजधानी भी हुआ करता था। काम्पिल जैन धर्म के 13वें तीर्थंकर विमलनाथ की जन्मस्थली है। कांकड़ी की अगर हम बात करेंगे तो ये देवरिया में पड़ता है और यहां पर 9वें जैन तीर्थंकर सुविधानाथ का जन्म हुआ था, ये भी चीज आप याद रखिएगा। तीर्थंकर से रिलेटेड प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं कि एक बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा सिंबल किस तीर्थंकर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे पार्श्वनाथ के लिए सर्प, ठीक है, महावीर स्वामी के लिए सिंह, फिर यहां पर याद रखिएगा अजीत नाथ के लिए हाथी, संभवनाथ के लिए घोड़ा। तो ये आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और आपसे बोला गया था आपको सुमेलित करना था। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से इसको पढ़ लीजिएगा क्लास, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। संविधान के किन अनुच्छेद के अंतर्गत समता के अधिकारों को वर्णित किया गया है। यहां पर राइट टू इक्वालिटी की बात की गई है, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। राइट टू इक्वालिटी की बात हमने किस आर्टिकल में की है, तो यहां पर 15 to 18 नहीं, 13 to 18 नहीं, 12 to 18 नहीं, 14 to 18 में हम राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं, समता के अधिकार की बात करते हैं, ठीक है। यहां पर आपको पता है जब हम आर्टिकल 14 की बात करते हैं तो इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात यहां पर किया जाता है। इक्वालिटी बिफोर द लॉ जो है ये हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ली है, ये याद रखिएगा। परीक्षा में ये पूछा जाता है इसलिए मैंने आपको एक बार रिवाइज करवा दिया। यहां पर देख लेते हैं 14वें में विधि की समता और विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 की अगर हम बात करेंगे तो यहां पे धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर विभेद का निषेध
से संबंधित बात की गई है। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। 16 में हम इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, सार्वजनिक नियोजन अवसर की क्षमता की बात करते हैं। 17 में हम एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करते हैं और 18 में हम उपाधियों के एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स की बात करते हैं, उपाधियों के अंत की बात करते हैं। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, मूल कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन आपको चुनना है। यहां पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए विधायी की प्रक्रिया दी गई है। मूल कर्तव्य गैर न्यायोचित है। यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द प्रोसीजर ऑफ द लेजिस्लेचर टू इन्फोर्स द फंडामेंटल ड्यूटीज। और दूसरा दिया गया है द ड्यूटी इज नॉन जस्टिसिएबल। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो आपका दूसरा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, लेकिन पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी प्रोसीजर नहीं दिया गया है ना, द प्रोसीजर ऑफ द लेजिस्लेचर टू इन्फोर्स द फंडामेंटल ड्यूटीज, ये नहीं दिया गया। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए विधायिका की प्रक्रिया दी गई है, नहीं, ऐसा नहीं। तो यहां पर ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड दैट इज सेकंड वन, द ड्यूटी इज नॉन जस्टिसिएबल। अब क्लास, ये सारी बातें मैंने आपको कई बार परीक्षा में बताई है। जब हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज की, तो फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे संविधान में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा जोड़ा गया था। किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे? स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे, याद रखिएगा। ठीक है, जब मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा गया उस समय हमारे संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? 10 मौलिक कर्तव्य थे। और आज अगर हम प्रेजेंट में देखें कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य है। एक मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा, याद रखिएगा, जो शिक्षा से रिलेटेड है, 2002 में। तो आज प्रेजेंट में 11 है, लेकिन जब फंडामेंटल ड्यूटीज को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन में जोड़ा गया था, पार्ट 4A में, आर्टिकल 51A में, याद रखिएगा, तो उस समय 10 थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। प्रारूप समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यहां पर इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। इसमें कुल 7 सदस्य थे। इस समिति ने अंतिम रूप से अपना प्रारूप अक्टूबर 1949 में पेश किया था। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। अगर हम प्रारूप समिति की बात करेंगे, ड्राफ्टिंग कमेटी की, तो इट वॉज फॉर्म्ड ऑन 29 अगस्त 1947। दूसरा दिया गया है, इसमें टोटल आपके 7 मेंबर्स हुआ करते थे। ये आपका क्या है? ये आपका सही है। इसमें टोटल आपके 7 मेंबर्स थे। और प्रारूप समिति ने अपनी जो फाइनल रिपोर्ट थी वो अक्टूबर 1949 को सबमिट की। ये आपका क्या है? गलत है, क्योंकि यहां पे अक्टूबर में नहीं, फरवरी 1948 में इस समिति ने 1948 में इस समिति की पहली बैठक हुई थी। ध्यान दीजिएगा, अगर हम प्रारूप समिति की बात करें तो प्रारूप समिति की जो प्रथम बैठक हुई थी वो फरवरी 1948 में हुई थी और इस समिति ने अक्टूबर 1948 को अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दी थी। तो यहां पर जो 1949 दिया है ये गलत है, यहां पे 1948 होना चाहिए। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा क्लास? यहां पर डी, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट तो आपके सही है, लेकिन जो थर्ड स्टेटमेंट आपको दिया गया है वो बिल्कुल गलत दिया गया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन आपको चुनना है। इसने वाइसरॉय पद को समाप्त कर दिया। दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल पद का सृजन किया गया। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने एबॉलिश किया था वाइसरॉय पोस्ट को। ये आपका सही है, याद रखिएगा, वाइसरॉय पोस्ट आपकी एबॉलिश हो गई थी। अ पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल वॉज क्रिएटेड इन बोथ डोमिनियन स्टेट, ये आपका सही है। तो यहां पर आपका दोनों ही बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। व्याख्या एक बार देख लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा 2 स्वतंत्र डोमिनियन व संप्रभु राष्ट्र भारत व पाकिस्तान का सृजन हुआ। आपको पता है
पार्टीशन हुआ और दो आपके देश बने, भारत और पाकिस्तान। इसमें जो वाइसरॉय का पद था उसको समाप्त कर दिया गया था और उसके स्थान पर गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया था, जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करनी थी, परंतु इन पर ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना था। तो यहां पर आपका सही उत्तर सी था। अगला प्रश्न देखिए क्लास, निम्नलिखित में से किन संस्थानों के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं? तो नीति आयोग की अध्यक्षता कौन करते हैं? हमारे प्रधानमंत्री करते हैं, बिल्कुल सही है। क्षेत्रीय परिषद, जोनल काउंसिल, यहां पर प्रधानमंत्री नहीं होते, यहां पर आपके होम मिनिस्टर होते हैं, याद रखिएगा। कौन होते हैं? होम मिनिस्टर होते हैं। फिर अंतरराष्ट्रीय परिषद, इंटरस्टेट काउंसिल में प्रधानमंत्री होते हैं। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 3 आपका सही है, जोनल काउंसिल वाला ऑप्शन आपका गलत है, ए सही उत्तर है। एक तरफ जनजाति दी गई है, दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं, आपको मैच करना है। लेप्चा, खारी, टोडा, डाफर, तो बताइए सही उत्तर क्या होगा क्लास? हम लेप्चा की बात करेंगे तो ये सिक्किम में हमें देखने को मिलते हैं, तो ए का आपका सेकंड हो जाएगा, एक ही जगह दिया गया है, तो सी आपका सही होना चाहिए। खारी की बात करेंगे तो राजस्थान, टोडा तमिलनाडु, ठीक है, और फिर डाफर कहां पर? गुजरात, तो यहां पर सी आपका सही उत्तर है। देख लीजिए, लेप्चा हमें कहां देखने को मिलती है जनजाति? सिक्किम में। मुंडा, खूंड, बैंगा, ये सब बिहार में। भील, बिरहोर, कमार, ये सब मध्य प्रदेश में। पंजाब में गद्दी, भोट, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में अबोर, डफला, सिंगपो, ये सब अरुणाचल प्रदेश में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ओंगी, सेंटिनली, अंडमानी, निकोबारी, सोमपन। हिमाचल प्रदेश में गद्दी, लांबा। मणिपुर में कुकी, अंगामी, मिजो। मेघालय में खासी, जैंतिया, गारो, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहां पर प्रांतीय चुनाव 1937 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन आपको बताने हैं। कुल 11 प्रांतों में चुनाव आयोजित किए गए थे। बंगाल, पंजाब और सिंध में कांग्रेस को बहुमत मिला था। तो 1937 के इलेक्शन को अगर हम देखेंगे, यहां पर आपके 11 प्रोविंस में इलेक्शंस कराए गए थे, ये बिल्कुल सही है। और 11 प्रोविंस आपके कौन कौन से? मद्रास, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, असम, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत जो था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बंगाल, पंजाब और सिंध। बंगाल, पंजाब और सिंध में कांग्रेस को बहुमत मिली थी, गलत है। 11 में से 5 प्रांतों में अगर हम देखें, मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और संयुक्त प्रांत में कांग्रेस को बहुमत मिली थी, लेकिन बंगाल, पंजाब और सिंध में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिली थी। यहां पे लिखा ना मिली थी, नहीं मिली थी, ये गलत है आपका। इसमें क्या बोला गया? आपको ट्रू स्टेटमेंट बताना है क्लास। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? केवल जो आपका स्टेटमेंट 1 है वो आपका सही है, जो स्टेटमेंट 2 है वो आपका गलत है। क्यों? क्योंकि बंगाल, पंजाब, सिंध ऐसे प्रोविंस थे जहां पर कांग्रेस को बहुमत नहीं मिली थी। चलिए, अब ये आज की क्लास का आखिरी प्रश्न था। आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। क्लास कहीं पर भी डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैप के क्वेश्चंस हम लोग रेगुलर लगाते रहेंगे ताकि चीजें आपको याद होती रहे, और आशा करती हूं कि चीजें आपके दिमाग में अब बैठना शुरू भी हो गई होंगी। ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी ऐसी है कि अगर आप एक दिन पढ़ने बैठोगे मैप को तो नहीं हो पाएगा क्लास, थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ना पड़ेगा उसके लिए आपको, ताकि चीजें आपको याद रहे। और याद कब रहेगी? जब आप बार बार रिवाइज करोगे उस चीजों को। तो आज जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए, जैसे डेन्यूब के बारे में बताया, ठीक है, फिर मैंने आपको ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में बताया, मैंने आपको रेड सी के बारे में बताया, एड्रियाटिक बताया ना, इटली को जब हम बोलेंगे तो इटली को जब हम ड्रॉ करेंगे, एड्रियाटिक, टाइरेनियन सी, आयोनियन सी, सब याद रखिए। तो इसी तरीके से हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को हर क्लास में डिस्कस करते हुए चलेंगे।
कहीं पर भी कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। और आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ और कुछ पुराने प्रश्नों के साथ भी, ताकि चीजें आपको रिवाइज होती रहे। क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे, बस नए कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहोगे, तब भी एग्जाम में कुछ नहीं होने वाला है। बार बार आपको रिवीजन करने की आवश्यकता है। कहीं पर भी कोई भी दिक्कत होती है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्लास आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। इसी तरीके से बने रहिएगा मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ, डिकोड एग्जाम के साथ। और खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, अपने पर विश्वास रखिए, अपने ईश्वर पर विश्वास रखिए, अपने माता पिता के आशीर्वाद पर विश्वास रखिए। सफलता आपको जरूर मिलेगी। धन्यवाद।